हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपने हमेशा न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में सुना होगा कि इसमें इतने बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, इतने बिलियन डॉलर की कमी आई है। इसमें एक बार फिर से देखिए, लगातार जो है फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश का बढ़ रहा है। एक दो इंसिडेंट को अगर हम हटा दे तो, और एक बार फिर से इसमें 8.895 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जिसके बाद हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। टोटल ये 642.453 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व्स होता क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, और जानेंगे कि कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये घटता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है देश की करेंसी के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले अगर हम जाने कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, तो देखिए, आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में सुना होगा, तो दोनों एक ही है, और हिंदी में इसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। तो साधारण शब्दों में ये एक ऐसा भंडार होता है जिसमें अलग अलग देशों की करेंसीज होती है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। अब ये रहता किसके पास है, तो देश की जो सेंट्रल बैंक रहती है, हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये रहता है। नाउ इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या करती है, तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारी चीज बाहर देश से मंगवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल को ही ले लीजिए, तो हम जो पेट्रोल डीजल दूसरे देश से मंगवाते हैं, अगर मान लीजिए सऊदी अरब से हम मंगवा रहे हैं, तो सऊदी अरब को हमें कुछ तो पे करना पड़ेगा ना पेट्रोल डीजल के लिए। तो यहाँ पे हम उन्हें रुपए में नहीं दे सकते हैं, जो हमें पे करेंगे, जिसको बेसिकली बैलेंस पेमेंट कहते हैं, तो हम उनको रुपए में नहीं दे सकते हैं। हम उनको ऐसी करेंसी में देंगे जिस करेंसी का इस्तेमाल करके वो ट्रेड कर सके, या जो ऐसी करेंसी देंगे जो उनके देश में चलती है। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, मान लीजिए डॉलर देते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये डॉलर कहाँ से आएगा, अगर हमारे पास रिजर्व नहीं होगा तो हम कहाँ से ये ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है दूसरे देश की करेंसियों को, और खास करके डॉलर को। अब कहाँ से आता है ये तो आपको पता ही होगा। जिस तरीके से हम किसी देश से कुछ चीज़ मंगवाते हैं, तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे सामान हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई और देश हमसे लेता है। तो जो देश हमसे लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी उनसे क्या लेते हैं, रुपए के बदले क्या हम उनसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, और उसी को हम रिजर्व करके रखते हैं, और उसका इस्तेमाल हम इंपोर्ट में करते हैं। पता होगा आपको कि जब हम किसी देश से कुछ मंगवाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है इंपोर्ट, और जब हम किसी देश को कुछ चीज़ देते हैं, अगर यहाँ से कुछ जाता है, तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। आई होप आपको फॉरेक्स रिजर्व समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत सिर्फ फॉरेन करेंसीज नहीं होती है, इसके अंतर्गत मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, वही फॉरेन करेंसी के अलावा गोल्ड रिजर्व होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, और रिजर्व पोजीशन होता है IMF का। अब देखिए, फॉरेन करेंसी तो आपको पता ही चल गया होगा, डॉलर, पाउंड, ये सब हो गया, इससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका गोल्ड रिजर्व, यानी कि गोल्ड का इस्तेमाल करके जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा देश ट्रेड कर सकता है। उसके अलावा जो तीसरा है स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे SDR कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट है जिसके बारे में घंटों बात कर सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि SDR क्या होता है, तो बेसिकली ये एक तरीके का आर्टिफिशियल करेंसी होता है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि देशों के पास फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ 2 कंपोनेंट होते थे, फॉरेन करेंसीज होती थी और गोल्ड रिजर्व होती थी। अब मान लीजिए कि भारत का एग्जांपल लेते हैं, भारत के पास फॉरेन करेंसीज बहुत कम है, मान लीजिए कि 2-3 बिलियन डॉलर है, ठीक है, और गोल्ड भी उसके पास बहुत कम है, लेकिन उसे कुछ कुछ जरूरी चीजें मंगवानी है अपने देश के लिए, पेट्रोल डीजल ही मंगवानी है, वो अगर नहीं आएगी तो हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में इंडिया क्या करेगा, कैसे दूसरे देश को पे करेगा, कैसे वो सऊदी अरब को या फिर ईरान को पे करेगा, वो तो रुपए तो दे नहीं सकता है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए कि देशों के पास अगर FCA नहीं रहे, गोल्ड नहीं रहे, तो भी वो ट्रेड कर सके, जो IMF है, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनके द्वारा 1969 में आप कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल करेंसी को, ध्यान रखिएगा ये करेंसी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है। IMF के द्वारा जो है देशों के द्वारा जिस प्रकार से फंड दिया जाता है, उसी हिसाब से जो है IMF के द्वारा SDR एलोकेट किया जाता है उन्हें, और उन SDR का इस्तेमाल करके वो, इसका कुछ वैल्यू होता है, उसका इस्तेमाल करके वो पेमेंट कर सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे रिजर्व पोजीशन इन द IMF क्या होता है, बेसिकली देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या एक तरीके का फंड है। तो यहाँ पे जैसे कि PM केयर्स फंड होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते
लेते हैं। उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके अंतर्गत जो भी 190, 189 जो भी कंट्रीज है इसके अंतर्गत उनको क्या करना पड़ता है, फंड जमा करना पड़ता है, ठीक है, मेंबरशिप लेने के लिए या फिर किसी भी कारण से उनको फंड जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो फंड जमा किया जाता है, मान लीजिए कि इंडिया के द्वारा अगर 100 करोड़ रुपया फॉर एग्जाम्पल जमा किया गया IMF के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 25% या फिर कुछ इसका परसेंटेज क्या कर लिया जाता है, सेव करके रख लिया जाता है। और अगर इंडिया को कभी इमरजेंसी में इस पैसे का काम हुआ तो इंडिया यहाँ पे ये पैसे IMF से ले सकती है, और यही क्या कहलाता है, रिजर्व पोजीशन इन द IMF कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत 4 कंपोनेंट होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें परसेंटेज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, फॉरेन करेंसी रहता है। फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्या रहता है, फॉरेन करेंसी रहता है, और उसमें से भी फॉरेन करेंसी से भी सबसे ज़्यादा क्या रहता है, डॉलर रहता है। अभी भी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो हमारा 642.453 बिलियन डॉलर है फॉरेक्स एक्सचेंज है, उसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी है उसका कितना है परसेंटेज, वो यहाँ पे बेसिकली 579 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। गोल्ड रिजर्व यहाँ पे आपको 38 बिलियन डॉलर मिलेगा। स्पेशल ड्राइंग राइट आपको यहाँ पे 17 बिलियन डॉलर मिलेगा, और यहाँ पे रिजर्व पोजीशन इन द IMF आपको 5.121 बिलियन डॉलर मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है और घटता है। अब पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस तरीके से बढ़ा है, तो साल 2018 में दिसंबर तक के 393 बिलियन डॉलर था, जिसमें लगातार वृद्धि हुई, और उसके बाद पिछले साल यानी कि जून 2020 तक जो है हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 500 बिलियन डॉलर पहुंचा था, यानी कि आप इसे ½ ट्रिलियन भी कह सकते हैं। अब देखिए इस समय हुआ क्या था, पिछले साल क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, अगर इसको आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो फॉरेन करेंसीज होती है, यानी कि डॉलर होती है, समझ लीजिए। अब डॉलर हमारे देश में कैसे आएगा, जब कोई व्यक्ति संस्था जो कि बाहर देश का है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा तब डॉलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका FPI और एक होता है FDI। FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें बाहर देश की जो कोई कंपनी है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और FDI क्या होता है, जब कोई बाहर देश की कंपनी या फिर व्यक्ति इंडिया के किसी एसेट को, किसी कंपनी को खरीद लेता है या फिर उसके किसी एसेट को खरीद लेता है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है FDI, और जो FPI होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। पिछले साल क्या हुआ था आपको पता होगा कि रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी है जियो, रिलायंस जियो, उसके अंतर्गत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसका जो स्टेक है वो खरीदे गए थे बाहर के कंपनियों के द्वारा, और जिसके वजह से हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग कुछ स्टेक खरीदेगी तो उसके लिए कुछ पैसा देगी, जो शेयर है वो अगर खरीदेगी तो पैसा देगी, और वो पैसा किस फॉर्म में होगा, डॉलर के फॉर्म में होगा। तो इस कारण से जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई थी। उसके अलावा देखिए आपको पता होगा कि लगातार जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस समय, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, कम हो गए थे, इसमें गिरावट आ गई थी। उसके वजह से जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल होता था, जो हमें पैसे खर्च करने पड़ते थे ऑयल को मंगवाने के लिए, वो पैसे जो है कम खर्च हो रहे थे। तो इसके वजह से भी हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बढ़ रहा था। और इसके अलावा लॉकडाउन वगैरह के वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, लोग घूमने जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आप यहाँ से अपना जो रुपी है उसको चेंज करवा के कन्वर्ट करके ले जाते हैं फॉरेन डॉलर में, ठीक है। तो उसके वजह से भी जो है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से ये पूरा खत्म हो गया था, कोई बाहर नहीं जा रहा था ट्रैवल करने के लिए फॉरेन कंट्रीज वगैरह, तो इन सब रीज़न के वजह से। इसके अलावा और एक रीज़न है कि हम लोग जो ओवरसीज रेमिटेंसेस होता है, यानी कि जैसे कि हम कुछ पैसा जो है वो बाहर देश भेजते हैं, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कम हो गई थी। इसके वजह से हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहा था। अब इसी को आप उल्टा करके देखिए, मान लीजिए कि जियो के अंतर्गत जो कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने स्टेक खरीदा था, वो स्टेक तो वो बेच भी सकते हैं, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, उसको बेच सकते हैं। तो अगर वो बेच देंगे तो वो अपना पैसा क्या कर लेंगे, भारत के स्टॉक मार्केट से बाहर निकालेंगे, और जिसके वजह से जो है फॉरेक्स रिजर्व कम हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो इंपोर्ट हम करते हैं उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े, कुछ सामान के प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है, ज़्यादा इंपोर्ट हम करें, तो उसके वजह से भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो सकता है। और अगर लोग ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करें, ज़्यादा पैसा यहाँ से भेजें दूसरे देश में,
तो क्या होगा, इन सब रीज़न के वजह से यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कमी आ सकती है। आई होप आपको इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये किसी देश की इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी देश का हेल्थ मीटर कहलाता है। अगर हम अमेरिका वगैरह देश को हटा दें तो ये किसी देश का हेल्थ मीटर कहलाता है कि वो देश कितना स्वस्थ है। किसी भी देश में देखिए प्रॉब्लम आती रहती है, इकोनॉमी प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करने के लिए अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है किसी भी देश के पास, तो वो बहुत ही मजबूत देश कहलाएगा। खास करके देखिए जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कंपनियां होती है, जो दूसरे देश होते हैं, वो हम पे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा नहीं रहेगा। उनको कैसे विश्वास होगा कि वो जो हमें चीज़ें दे रही हैं उनका पेमेंट उन्हें अच्छे तरीके से हो पाएगा। तब विश्वास होगा जब हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा खासा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पहला बेनिफिट तो इसका ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे एक गुड इमेज रहती है, और जो इकोनॉमी है हमारी वो एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो भारत सरकार है वो बेसिकली जो है एक तरीके से क्या करती है, एश्योर करती है कि अगर कोई भी खराब सिचुएशन आता है, अगर कोई भी क्राइसिस आता है तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व जो है वो और एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू को ये मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो रुपए की वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने हमेशा न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कहा जाता है कि डॉलर जो है वो रुपये के मुकाबले मजबूत हो गया है, फिर रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है, रुपया कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत आता है, दूसरे देश में रहता है, तो उसे $1 के जो है भारतीय रुपए में कितने मिलते हैं, 70 रुपये मिलते हैं। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसी व्यक्ति को $1 के कितने रुपए मिलते हैं, 80 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे $1 के लिए ज़्यादा रुपए हमें देने पड़ रहे हैं, यानी कि रुपए की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई, तभी तो हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है ना उसको। अब इकोनॉमी में होता क्या है, बेसिकली देखिए अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक बाजार है, बहुत सारे उसमें दुकान है, लेकिन सिर्फ एक दुकान है जहाँ पे चावल मिलता है, खाने वाला चावल मिलता है। तो क्या होगा, वो दुकान वाला जो है उस खाने वाला चावल का जो प्राइस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जितने भी दुकान है बाजार में सभी के पास खाने वाला चावल आ जाता है, तो अब क्वांटिटी जो है वो बाजार में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, तो इसका जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार से होता है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जो करेंसी है वो सर्कुलेट करने लगती है तो करेंसी का जो वैल्यू है, जो रुपये का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो रुपये का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर उनके पास डॉलर रहती है तो वो डॉलर को क्या करती है, इंडियन मार्केट में बेच देती है, ठीक है। डॉलर को दे करके वो क्या कर लेती है, रुपये ले लेती है, और रुपये अगर वो ले लेती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्केट से जो बहुत ज़्यादा जो सर्कुलेट हो रहा है रुपये वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली अगर क्वांटिटी कम हो जा रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, रुपये का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है फॉरेक्स रिजर्व के हेल्प से आरबीआई रुपये के वैल्यू को यहाँ पे मेंटेन करके रखती है। अब फॉरेक्स रिजर्व में अगर डॉलर ही नहीं रहेगा तो ये कैसे संभव हो पाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।